गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले न्यूज़ है अराउंड यूएस स्टॉक मार्केट एंड पर्टिकुलरली मेमोरी चिप वाले जो स्टॉक्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट कल दिखी आफ्टर ओपनिंग ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट। तो मैं ये जब वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम जो वैनेक्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ है जो मेजरली ये सारे चिप के स्टॉक्स को ट्रैक करता है, इट हैज़ फेल मोर देन 5%। एंड कुछ अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेमोरी चिप मेकर जो है माइक्रोन वो ऑलमोस्ट 11% से गिरा है। इंटेल भी 9% से गिरा है। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस यानी कि एएमडी का जो शेयर है वो भी 7% से यहाँ पे गिरा है। दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ रिपोर्ट्स ऐसे कह रही है कि मेटा प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की है कि द कंपनी में रेंट आउट एक्सेस एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी वो यहाँ पे लाएंगे एंड जिसके ही चलते एक रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट को यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसकी ही वजह से जो एक्सेस यहाँ पे सप्लाई हो सकता है फ्रॉम ऑल दिस चिप मेकर टू फुलफिल जो भी अभी एग्रेसिवली यहाँ पे डिमांड आ रही है। पर्टिकुलरली अगर अभी मैं करंटली बात करूँ तो मेटा प्लेटफॉर्म ने जो अनाउंसमेंट की है उसके बाद तो इस ये रिपोर्ट से यही दिख रहा है कि जो स्पेकुलेशन है कि एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो अभी मे बी जो सप्लाई है उसका वो इक्विवेलेंट हो सकता है या फिर इट इज नाउ कैचिंग अप विद द डिमांड जो एक्चुअल में आ रही है। एंड इसके ही चलते कुछ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिमिंग डाउन होते हुए दिख रहा है। ऑल्दो वन की लाइनर यहाँ पे ये है कि जो मैंने सेमीकंडक्टर इंडेक्स की बात की स्टार्टिंग में जो गिरा है पर्टिकुलरली वो अप्रैल टू जून ये 2 महीने में ही ऑलमोस्ट 71% से बढ़ा है। तो इसके बाद ये थोड़े से वैल्यूएशन टेपर डाउन यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं रादर देन ट्रिम होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये भी हाईलाइट करता है कि एआई रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली तो हो गई बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे चेरी पिकिंग इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। सिलेक्टिव स्टॉक्स को यहाँ पे इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली सिलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो मार्केट इज नाउ लुकिंग एट मोर क्लियर एविडेंस कि इतने सारी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिलेटेड टू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आगे जाके सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ में कैसे ट्रांसफर हो सकती है फॉर ऑल दिस कंपनीज। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करूँ यूएस मार्केट की तो नैस्डैक 100 एंड S&P 500 दोनों भी 1 to 3% पे ही यहाँ पे डाउन थे सिंस देयर ओपनिंग जब मैं वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम मेजरली बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेमीकंडक्टर एंड मेमोरी चिप वाले स्टॉक्स ओनली। नेक्स्ट इज यूएस का हायरिंग का डेटा यहाँ पे आया है। सो यूएस हायरिंग जो है वो ओनली 57,000 जॉब्स की हुई है इन द मंथ ऑफ जून अकॉर्डिंग टू वहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है। तो ओवरऑल जो 57,000 का ये जो नंबर है जॉब्स का इन केस ऑफ जून ये लेस देन हाफ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ दैट इज मे। एंड दिस इज मेनली क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनी जो है वो अभी भी कॉशियस आउटलुक पे है फॉर इकोनॉमी मेजरली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्लस ये जो ओवरऑल थोड़े से कंसर्न्स है अराउंड द वेस्ट एशिया क्राइसिस उसके ही चलते। ऑल्दो लेबर डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है टू लो 4.2% जो पहले 4.3% था इन केस ऑफ में। एंड डिक्लाइन इसकी वजह से आया क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास काम नहीं था हु आर आउट ऑफ वर्क तो उन्होंने अभी जॉब ढूंढना एक तो बंद कर दिया है और उनको अनएम्प्लॉयड करके काउंट नहीं किया है उसके ही चलते ये नंबर कम हुआ है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यानी कि जो एम्प्लॉयर्स है वहां पे वो अभी भी जो यूएस की इकोनॉमी की हेल्थ है उसके रिलेटेड कॉशियस ही है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी मोस्ट ऑफ स्नो की 3 ईयर हाई पे है बिकॉज ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल प्राइस एंड ऑल। एंड ऑल्सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे जो पैंडेमिक के लोस थे कोविड के उसके अराउंड है। तो ये जो सॉलिड गेन भी आया था जॉब्स के केस में इन केस ऑफ अप्रैल एंड मई मंथ में तो वो भी बाद में एस्टिमेशंस थे तो वो भी बाद में रिवाइज हुए हैं। तो दिस ओवरऑल शोज कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें अभी भी मैक्रो लेवल पे काफी ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं बट अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें इन पहले फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस ईयर तो 2.1% की तो यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट की थी इकोनॉमी में। बट अल्दो इट इज एक्सपेक्टेड कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन हो सकता है इन केस ऑफ यूएस इकोनॉमी मेनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड ऑल। तो लेट्स सी आगे कैसे नंबर्स आते हैं। और
बट यस, थोड़ा कंसर्निंग तो नंबर्स आया है अराउंड दिस लेसर जॉब एडिशन इन द मंथ ऑफ जून। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अराउंड यूरोप। सो गोल्डमैन ने एक रिपोर्ट दिया है कि यूरोप की ग्रोथ जो भी हिट हुई है, इट इज़ मेजरली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ चाइना का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा है इन केस ऑफ यूरोप। सो करेंटली चाइनीज़ अगर इकोनॉमी की बात करें तो मोस्ट ऑफ अस नो कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो वहाँ पे वीक है, दैट इज़ वन कंसर्न। बट सेकेंड इज कि वहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, तो इसके ही चलते चाइना अभी बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप एंड उसके बाद लैटिन अमेरिका वगैरह, वहाँ पे इवन एशिया पैसिफिक भी कुछ कंट्रीज, तो वहाँ पे चाइना थोड़ा सा एडिशनल सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है, जिसके चलते विद इन विद दोज कंट्रीज जो कंपटीशन है फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स दैट इज नाउ इंक्रीजिंग। ऑल्दो यूरोप को यहाँ पे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी जो ग्रोथ आउटलुक है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वो ट्रिम किया है। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल यूरोप का ग्रोथ ड्रैगर है वो बिकॉज ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट लेड मॉडल ओनली है, रादर दैन जो बायलैटरल डेफिसिट की वजह से नहीं है। ऑल्दो ओवरऑल चाइना का अगर हम नंबर्स में बात करें तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है टू ईयू दैट इज यूरोप, वो इंक्रीज हुआ है बाय अबाउट 16% इन फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस ईयर। एज कम्पेयर टू दैट अगर यूरोप का एक्सपोर्ट है चाइना को वो लेस देन 10% से बढ़ा है, मतलब सिंगल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन। एंड मेजरली इसमें हिट अगर यूरोप की साइड से कौन से बिजनेस हुए तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, स्पेशली ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह। तो जिसके केस में चाइना थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज लेवल पे है, तो वहाँ पे कंपटीशन यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऑल्दो यूरोप का जो शेयर है ऑफ एक्सपोर्टेड कैपिटल गुड्स वो 43% पे आया है ग्लोबल, अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो फ्रॉम 54% जो 2005 में था। एंड एज कम्पेयर टू दैट चाइना की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे बढ़ा है टू 24% फ्रॉम 7% इन केस ऑफ 2005। तो काफी ड्रास्टिक यहाँ पे यूरोप का जो मार्केट है वो चाइना यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है। ओवरऑल मेजरली इन केस ऑफ मशीनरी एंड जो ऑटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वहाँ पे ही इम्पैक्ट इनका ज़्यादा आ रहा है। ऑल्दो जैसे अभी यूएस ने भी चाइना +1 का जो स्ट्रेटेजी लाया था, तो उसके बाद एक ब्लैंकेट यहाँ पे टैरिफ्स एंड ऑल लगाए थे चाइना पे पहले भी, एंड अभी भी मतलब दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो गोल्डमैन इज नॉट एक्सपेक्टिंग ईयू टू डू सेम, दैट इज यूरोप में दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में भी पॉलिसीज यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज ला सकती है, जिसमें यूरोप ने ऑलरेडी जो स्टील प्लस मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लाई है, जैसे स्टील एंड विंड टर्बाइंस, ऑल्सो हाई प्रेशर सीमलेस स्टील सिलेंडर्स, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लाई है टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको। तो द क्रक्स ऑफ दिस न्यूज ओनली दिस कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो यूरोपियन ओईएम्स पे डिपेंडेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल करेगी। जैसे कि आई थिंक आप लोगों ने केपीआईटी का भी वीडियो देखा था जो गौरव सर ने बनाया था पहले कि क्यों स्ट्रगल कर रही कंपनी। तो आई थिंक दिस इज मेन की रीजन कि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स आर देमसेल्फ स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द चाइना लेड जो डंपिंग वहाँ पे हो रही है। तो लेट्स सी कि आगे जाके यूरोपियन नेशन और क्या यहाँ पे स्टैंड लेता है इन केस ऑफ पॉलिसी टर्म्स। नेक्स्ट इज अपडेट अराउंड जो वेस्ट एशिया क्राइसिस था। तो अभी तो हम सबको पता है कि इंटरिम फ्रेमवर्क यहाँ पे साइन किया है बोथ कंट्रीज ने, यूएस एंड ईरान ने, एंड 17 जून को किया था। 60 डेज का यहाँ पे एक टाइम पीरियड है फॉर दिस फ्रेमवर्क। तो उसके बाद अभी अगर ईरान की तरफ से बात करें तो ईरान का जो अनसोल्ड ऑयल है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में है इनकी इन वाटर इन सी ओनली। सो ईरान का जो ऑयल स्टॉक पाइल है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हो रहा है, क्योंकि कंट्री यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है बायर्स फाइंड करने के लिए। मोर देन 58 मिलियन बैरल्स ऑफ ईरानियन क्रूड जो है वो है एज ऑफ ऑन द वाटर एज ऑफ 1 जुलाई अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग का डेटा। एंड जो 90 ओवर मोर देन 90% ऑफ दिस 58 मिलियन जो बैरल्स है उस पे कोई क्लियर डेस्टिनेशन नहीं है, एज सच कोई क्लियर बायर इनके लिए है नहीं। तो ये थोड़ा सा एक वरी वाला सिचुएशन है फॉर ईरान। मेनली क्योंकि अनसर्टनिटी है, कभी भी जाके यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स को लग रहा है कि
जो यूएस है वो सैंक्शंस लगा दे सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस ऑफ दैट ऑयल विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. दैट्स व्हाई देयर इज द बायर्स आर हेजिटेटिंग. इसके चलते ही अगर यहाँ पे जो ईरान के साइड से अगर ये ऑयल क्विकली नहीं बेचा गया तो जो रेवेन्यू यहाँ पे चाहिए था कंट्री को वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा. एंड वी ऑल नो कि काफी ज्यादा वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हुआ है. तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कंसर्निंग इशू है फॉर द कंट्री. बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले चाइना यहाँ पे काफी एक चाइनीज जो इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स है उनकी तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रहती थी फॉर इरानियन ऑयल. बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस करंटली चाइना का जो रन रेट है वो 9 ईयर लो के भी नीचे आ चुका है टू बाय द ऑयल फ्रॉम ईरान. एंड ऑल्सो चाइना का स्टेट रिफाइनर्स भी जो है उन्होंने भी अभी करंटली एक थोड़े बैकफुट पे वो चले गए हैं कंसर्निंग कि बैंक्स ये सारे जो बाइंग है विद इन द फ्रेमवर्क जो यूएस ने दिया है फॉर 60 days, दैट इज मिड ऑफ द अगस्त, तब तक ये क्रूड के जो बाइंग है उसको फाइनेंस कर पाएगी या नहीं. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है अभी ईरान का वो करंटली अराउंड पर्शियन गल्फ है एंड इंडियन ओशन एंड जो एक सिंगापुर के पास में जो स्ट्रेट है वहां पे है. सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज एक्सपेक्टेड कि मे बी एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकती है अगर ईरानियन ऑयल थोड़ा डिस्काउंट में मिला तो. बट डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि पता नहीं कल जाके कब यूएस वापस सैंक्शंस लगा दे. तो दैट इज अनसर्टेनिटी इट्स स्टिल देयर बिकॉज ऑफ विच आई थिंक बायर्स आर हेजिटेंट टू परचेज दिस. जो अगर पर्टिकुलरली चाइना की अगर बात करें तो चाइना का जो इम्पोर्ट है ऑफ इरानियन क्रूड ये मोर देन हाफ हो चुका है इन द मंथ ऑफ जून. एंड अबाउट 6,54,000 बैरल्स अ डे ही ये बाय कर रहे हैं in case of June and this has been half as compared to the previous month according to Bloomberg data only. Although ईरान ने यहाँ पे वेडनेसडे को ये बोला था कि the country had shipped more than 40 million barrel of oil जब से जो यूएस ने यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड निकाला है, दैट इज वो इंटरिम फ्रेमवर्क निकाला है तो उसके बाद ही एज कम्पेयर टू दिस मोर देन 20 मिलियन बैरल्स जो है वो अभी भी आइडल है एशियन वाटर्स में since last for more than 7 days. एंड ये जो नंबर है वो 18% से यहाँ पे बढ़ा है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वीक. दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग का डेटा. सो डेफिनेटली यहाँ पे ईरान अभी काफी स्ट्रगल कर रहा है टू सेल द ऑयल विद इन द जो इंटरिम फ्रेमवर्क इनका साइन हुआ है फॉर 60 days, दैट इज द मिड ऑफ द अगस्त. तो अनसर्टेनिटीज के चलते ही ईरान को यहाँ पे थोड़ा सा एक concerning this thing is happening with the country for oil export. Next अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे. तो इंडिया का जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है इट हैज नाउ डबल टू $25 billion इन टर्म्स ऑफ AUM इन लास्ट 5 years अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो मूडीज ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है. सो जो प्राइवेट क्रेडिट है वो यहाँ पे इंडिया में बोल सकते हैं कि एक काफी डोमिनेंट अल्टरनेटिव बन रहा है टुवर्ड्स द बैंक लोन्स. एंड ओवर लास्ट 5 years जो है ये जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है टू $25 billion. एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आगे भी ग्रो होता रहेगा कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड है फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस करने के लिए. एंड मेजरली रैपिड एक्सपेंशन है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IBC एंड इन 2016 जो इम्प्लीमेंट किया था दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. एंड उसके ही चलते जो इंडिया का इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट हुआ है जिसके चलते कॉन्फिडेंस है इन केस ऑफ प्राइवेट क्रेडिट लेंडर्स वो बड़ा है. एंड दैट्स व्हाई दे आर नाउ प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फॉर स्ट्रेस कंपनीज ऑल्सो एंड कॉम्प्लेक्स लोन्स भी यहाँ पे अंडरराइट कर रहे हैं. And this is one of the key driver for the private credit lending. Additionally, अगर हम रेगुलेशंस की बात करें इन डोमेस्टिक प्राइवेट क्रेडिट फंड्स जो आते हैं कैटेगरी 2 AIF के अंडर तो वहाँ पे भी एक वो ओवरऑल रेगुलेशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं. ऑल्दो मूडीज ने यहाँ पे कहा है कि मेजरली जो
लोन्स लिए जा रहे हैं, दैट इज बोरो किए जा रहे हैं बाय रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जिसमें यूटिलिटी कंपनीज भी आती है। तो हम सबको पता है कि रिन्यूएबल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव कैपेक्स कर रही है कंपनीज, तो वो उसके ही चलते ओवरऑल ये प्राइवेट क्रेडिट मार्केट और बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि रियल इस्टेट सेक्टर जो है नियरली 40% ऑफ टोटल प्राइवेट क्रेडिट है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज जो है वो नेक्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन है। ऑल्सो रिपोर्ट ने यहाँ पे ये भी वॉर्न किया है कि कुछ कुछ प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे थोड़ा सा अर्ली रिडम्शन है, एंड बिकॉज ऑफ विच एक लिक्विडिटी मिसमैच भी हो सकता है अगर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा विड्रॉ कर लिया तो। एंड यही पहले हुआ था इन केस ऑफ 2018 में, अगर आपको पता रहेगा तो तभी भी एनबीएफसी का लिक्विडिटी क्राइसिस आया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली तभी जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो फेल हुई थी टू गेट द ग्रोथ एट अ हायर पेस। सो ये एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। ऑल्दो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की भी यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो वो भी यहाँ पे एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन लार्ज फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ इंडिया, जिसमें मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है, देन रिन्यूएबल एनर्जी, रियल इस्टेट एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीफाइनेंसिंग भी है। तो यही दिखाता है कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे भी एक ये लॉन्ग बेट हो सकता है। ऑल्दो मूडीज ने यही बिलीव किया है कि इंडिया का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो है उसमें देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट हेडरूम टू ग्रो, एंड विच इज मेनली ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय जो भी अभी माइक्रो इकोनॉमिक मोमेंटम है कंट्री के केस में, क्योंकि 6% प्लस जीडीपी ग्रोथ देने वाली अभी काफी कम कंट्रीज बचे हैं। तो यस, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो न्यूज़ है अराउंड फर्स्ट क्राई। तो फर्स्ट क्राई यहाँ पे सेल करने वाला है उसका स्टेक इन अ सब्सिडरी नेम्ड स्वरा बेबी फॉर 300 करोड़ रुपीस। तो स्वरा बेबी ने अभी एक आईपी यहाँ पे डीआरएच फाइल किया है फॉर द आईपीओ, एंड ब्रेनबी सॉल्यूशन जो पेरेंट कंपनी है ऑफ फर्स्ट क्राई, तो उन्होंने यहाँ पे उसमें का ही स्टेक सेल की यहाँ पे बात की है ऑफ वर्थ ₹300 थ्रू ऑफर फॉर सेल। स्वरा बेबी के जो प्रोडक्ट्स है दैट इज मेनली अ फर्स्ट क्राई बैक्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बेबी डाइपर, अडल्ट डाइपर एंड फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स, एंड 1000 करोड़ रुपीस के आसपास ये लोग फंड रेज यहाँ पे करने वाले हैं। ऑल्दो यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस इज स्टिल सब्जेक्टेड टू द पब्लिक इश्यू जो है वो अभी भी अप्रूवल्स उसके लेने के लिए पेंडिंग है। कंपनी ने बस डीआरएच पे फाइल किया है फॉर स्वरा बेबी आईपीओ। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज की ताज़ा खबर के एपिसोड में इतनी ही न्यूज़ थी। ऑल्दो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट विच आई वांट टू शेयर, जो मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, तो एक मुझे ये ग्राफ मिला था जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दिस इज मेजरली निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई है, जिसका अल्फा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 200 टीआरआई। सो बेसिकली निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ने कितना बेटर परफॉर्मेंस किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 200। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एनी स्टॉक, और म्यूचुअल फंड बाय करते हुए फंड मैनेजर का भी, जिसमें होता है कि क्वालिटी कोई प्रेफर करता है, कोई वैल्यू प्रेफर करता है, कोई मोमेंटम वाले स्टॉक्स लेता है। तो ये एक पर्टिकुलरली चार्ट यहाँ पे दिखाना मैं चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे ड्रैगर दिख रहा है इन लास्ट 5 ईयर्स, लाइक FY21 के बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा में ड्रैगर दिख रहा है। ऑल्दो 20 ईयर का अगर हम कैगर के बेसिस पे अल्फा देखें तो 3.6% है। दैट इज क्वालिटी 30 जो है वो बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 एज कम्पेयर टू निफ्टी 200। सो क्वालिटी थीम ने यहाँ पे एडिशनल 4% 3.6% का कैगर दिया है ओवर लास्ट 20 ईयर्स। तो क्वालिटी मतलब मेनली यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स लिए जाते हैं जिनमें हाई आरओई मतलब हाई रिटर्न्स हो, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लोअर साइड पे हो, स्टेबल अर्निंग्स ये कंपनी करती रहे। तो ये सारे पैरामीटर्स के साथ क्वालिटी यहाँ पे स्टॉक्स लिए जाते हैं। तो द मेन थिंग इज कि अगर कोई पर्टिकुलर थीम अभी चल रही है तो दैट डजंट मीन कि आगे जाके भी वो कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा साइक्लिकलिटी इन केस ऑफ थीम्स होता है जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ऑल्दो ओवर द लॉन्गर टर्म डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी जो है निफ्टी 200 क्वालिटी 30
वो प्ले आउट ज़्यादा हुआ है, उसने कैगर ज़्यादा दिया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 200। सो यस, डेफिनेटली जो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स है उसमें तो कंसिस्टेंट ये ड्रैगर रहा है FY21 के बाद। बट साइक्लिकलिटी होती है, इसीलिए आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो तो वहां पे भी साइक्लिकलिटी का फैक्टर एक ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई पर्टिकुलर थीम है, जैसे इधर दिख रहा है क्वालिटी नहीं चल रहा है, बट क्या पता अभी फिलहाल मोमेंटम चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। सो सपोज मोमेंटम अभी चल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आगे वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें साइक्लिकलिटी होती है। तो इसीलिए आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाते हो या फिर स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो बनाते हो, तो तभी इट मेक श्योर कि आपने सारे ये जो थीम्स है वो कवर किए हो, उसको अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल डेफिनेटली करना। बट वो कवरेज अगर होगा तो पर्टिकुलरली कोई एक ना एक तो वहाँ पे वर्क हो जाएगी बिकॉज ऑफ द साइक्लिकलिटी फैक्टर विच इज़ देयर। तो यही मुझे बस एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा था दैट ये शेयर करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें डिटेल स्टडी भी लगती है, देयर इज नो वन लाइनर की क्वालिटी थीम ही लेनी चाहिए, वैल्यू ही लेना चाहिए, क्योंकि हमको अपना खुद का रिस्क प्रोफाइल भी यहाँ पे देखना चाहिए। एंड इसके लिए फाइनेंशियल प्लान्स आई थिंक दे वर्क बेस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका रिस्क प्रोफाइल कौन सी आपने थीम्स लेनी चाहिए वो भी वहाँ पे बताते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।